हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस की मास्टर सीरीज में ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिट डिस्कस कर रहे हैं। और आज ऑपरेटिंग सिस्टम की ये दूसरी वीडियो है। तो इससे पहले हमने पार्ट 1 ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्कस किए हैं, जिसका हेल्प आपको आज की वीडियो में भी मिलने वाला है। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और जो लोग स्टेट फेज 2 पेपर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर क्लास 11th एंड 12th कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, तो आपके लिए हमारे चैनल पे एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो उसमें जितने भी वीडियोस हैं और जो हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, आप बस उस वीडियोस को एक बार कवर करके चले जाइएगा। तो आई होप कि एग्जाम आपका अच्छा जाने वाला है। तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कीजिएगा। और जो लोग लाइक पीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम एक डेडिकेटेड पेड कोर्सेज लेके आने वाले हैं, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक को कवर करेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक। एंड इसके अलावा हमारे पास पीडीएफ्स भी होंगे। और जो ऑनलाइन एमसीक्यूज हम लोग अभी वीडियोस में कवर करते हैं, इसके भी आपको स्टैंडर्ड वर्जन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपकी क्या राय है पेड कोर्सेज को लेके, और हम कब से शुरू करें, कौन सी टॉपिक, आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अ सिस्टम डज नॉट इंश्योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू ऑकर। सो मैंने लास्ट वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हमारी फर्स्ट पार्ट थी, उसमें मैंने डेडलॉक के बारे में आप सबको बताया था। तो डेडलॉक इज व्हाट। तो डेडलॉक एक सिचुएशन होता है जहाँ पे आपके मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं वो अपने एग्जीक्यूशंस को खत्म नहीं कर पाते। लाइक एक जो प्रोसेस है वो किसी रिसोर्स की वेट कर रहा है, जो रिसोर्स ऑलरेडी किसी अदर प्रोसेस के द्वारा ऑक्यूपाइड है। तो ये बेसिकली सिचुएशन को हम लोग डेडलॉक सिचुएशन बोलते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स से कि ये एक जो सर्कल से मैंने रिप्रेजेंट करा है, ये आपका एक प्रोसेस है। सो आई विल राइट P1। सो ये एक आपका प्रोसेस है, और ये प्रोसेस फॉर एग्जांपल किसी रिसोर्स को ऑक्यूपाई करके बैठा है। लेट्स से द रिसोर्स इज R1। सो ये बेसिकली मैं इसको स्क्वायर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। और एक अनदर प्रोसेस है आपके पास। लेट्स से दिस इज R2 एंड द प्रोसेस नेम इज P2। इसको भी मैं सर्कल से रिप्रेजेंट करूंगा। एंड रिसोर्स जो है उसको मैं स्क्वायर से रिप्रेजेंट करूंगा। सो बेसिकली क्या यहाँ पे डेडलॉक कैसे होता है, ये पहले समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली जो P1 प्रोसेस था, ये P1 प्रोसेस R1 रिसोर्स को लेके बैठा हुआ है, लाइक R1 रिसोर्स को यूज कर रहा है। एंड जो आपका अनदर दूसरा प्रोसेस है यानी कि P2 है, वो R2 को लेके अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है। बट उसके P2 के एग्जीक्यूशन को खत्म करने के लिए उसको R1 की भी जरूरत पड़ेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि P2 जैसे कि अपना कोई काम कर रहा है, अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है, बट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन उसे R1 की नीड भी पड़ेगी। बट R1 जो है वो अभी बिजी है, लाइक उसको अभी P1 यूज कर रहा है। तो R1 अभी बिजी है, जब वो खाली होगा तब उसे P2 को मिलेगा। तो इस वजह से P2 जो है वो अभी वेट कर रहा है कि मेरा एग्जीक्यूशन खत्म करने के लिए मुझे R1 की नीड है, और R1 जो है वो अभी बिजी है। तो जब R1 फ्री होगा तब मुझे R1 मिलेगा, और फिर मैं अपना एग्जीक्यूशन खत्म करूंगा। सेम सेम वे में P1 जो है वो P1 R1 का यूज कर रहा है, बट एट द सेम टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन उसे R2 की जरूरत है। तो ये बेसिकली होता है आपका यहाँ पे। इस वजह से P1 का भी जो जॉब है, P1 की भी जो एग्जीक्यूशन है वो खत्म नहीं हो पा रही है। इस वजह से यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे एक सर्कल बन गया। तो ये बेसिकली आपका सर्कुलर वेट बोलते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि देर आर 4 नेसेसरी कंडीशंस टू से अ प्रोसेस इज इन दी डेडलॉक स्टेट। तो वो 4 कंडीशन में एक कंडीशन आपका होता है सर्कुलर वेट का। तो वही सर्कुलर वेट आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे एक सर्कल बन गया, साइकिल बन गया। और इस वजह से हम बोलेंगे कि यहाँ पे दो प्रोसेसेस थे P1 एंड P2, और वो दोनों ही प्रोसेसेस रिसोर्सेस का वेट कर रहे हैं, और किसी का भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इस वजह से इस सिचुएशन को हम लोग डेडलॉक स्टेट बोलेंगे। सो व्हाट आर दोज 4 नेसेसरी कंडीशंस। सो द फर्स्ट वन, let me write this. So the first one is the mutual exclusion.
म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है कि एक बार में किसी रिसोर्स को एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट वन इज दी होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट का मतलब होता है कि अगर कोई एक प्रोसेस किसी रिसोर्स को यूज कर रहा है, तो अनदर प्रोसेस अगर उस रिसोर्स को यूज करना चाहता है तो पहले उसे वेट करना होगा। वो कब तक वेट करेगा? जब तक वो रिसोर्स फ्री नहीं हो जाता। तो ये होता है होल्ड एंड वेट। अगर कोई रिसोर्स किसी प्रोसेस को कोई प्रोसेस यूज कर रहा है, तो जब तक वो रिसोर्स फ्री नहीं हो जाता तब तक उस रिसोर्स को हम किसी अनदर प्रोसेस को नहीं दे सकते। तो ये होता है होल्ड एंड वेट। नेक्स्ट होता है नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन का मतलब होता है कि अगर कोई प्रोसेस किसी रिसोर्स को यूज कर रहा है, तो वो जब तक प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो जाता, यानी कि उसकी एग्जीक्यूशन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक वो उस रिसोर्स को यूज कर सकता है। कोई अनदर प्रोसेस उस प्रोसेस से उस रिसोर्स को जबरदस्ती रिलीज नहीं करा सकता, जबरदस्ती उससे छीन नहीं सकता। तो ये होता है नो प्रीएम्पशन। यानी कि अगर कोई प्रोसेस उस रिसोर्स को यूज कर रहा है, तो वो तब तक यूज कर सकता है जब तक उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए। तो ये होता है नो प्रीएम्पशन। लास्ट हमने जो अभी देखा सर्कुलर वेट। यहाँ पे जो प्रोसेसेस हैं, मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, वो रिसोर्सेस को सर्कुलर फैशन में वेट कर रहे होते हैं, और इस वजह से उनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो पाता। तो ये होता है बेसिकली आपके 4 कंडीशंस डेडलॉक स्टेट की। ये जो क्वेश्चन है, ये बेसिकली यहीं से है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक सिस्टम है जिसमें आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर नहीं किया जा रहा है। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये जो 4 कंडीशंस हैं, ये 4 कंडीशंस जब एक बार में ही अप्लाई होंगी, तभी हम बोलेंगे कि ये सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट में जा चुका है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर कोई सिस्टम में ये चारों कंडीशन एक बार में लाइक सेटिस्फाई करेंगी, एक बार में ऑकर हो जाएंगी, तभी हम बोलेंगे कि ये सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट में जा चुका है। अगर कोई भी एक कंडीशन इसमें से फॉलो नहीं होती है, तो हम नहीं बोलेंगे कि वो कंडीशन डेडलॉक है। कोई भी एक कंडीशन अगर आपका फुलफिल नहीं होगा, तो वी कैनॉट से दैट द सिस्टम इज इन दी डेडलॉक स्टेट। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि all the 4 conditions must be satisfied simultaneously at the same time, then only we can say that the system is in the deadlock state. तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई सिस्टम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर नहीं कर रहा है, तो इनमें से कौन सा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो सकता है। सो डेडलॉक तो पहले ही हमारा नहीं होगा। डेडलॉक क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है। और मैंने क्या बोला कि अगर इन चारों कंडीशंस फुलफिल होंगी, तभी हम बोलेंगे कि डेडलॉक हो सकता है। सो इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट आते हैं स्टारवेशन। स्टारवेशन मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। जैसे कि एक सीपीयू है हमारे पास, और सीपीयू को मल्टीपल प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना है। तो उससे क्या होता है कि हमारे प्रोसेसेस की हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। जैसे कि कोई प्रोसेस हायर प्रायोरिटी का होगा, कोई प्रोसेस लोअर प्रायोरिटी का होगा। तो सीपीयू जो है वो प्रायोरिटी वाइज प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन करता है। तो अगर कोई प्रोसेस मेरे पास लोअर प्रायोरिटी की है, जो कि रेडी क्यू में अवेलेबल है, और वो सीपीयू को जब जब दी जा रही है, तब तब कोई हायर प्रायोरिटी का टास्क रेडी क्यू में पहुंच जा रहा है, तो उससे क्या होगा कि सीपीयू जो है वो बार बार से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करके बार बार से उस हायर प्रायोरिटी टास्क को एग्जीक्यूट करने लगेगा। और उस वजह से जो लोअर प्रायोरिटी टास्क होगी वो वेट ही करती रह जाएगी, और वो इनडेफिनिट तरीके से वो वेट करती चली जाएगी। तो उसी स्टेट को हम लोग स्टारवेशन स्टेट बोलते हैं, जहाँ पे सीपीयू जो है वो लोअर प्रायोरिटी के प्रोसेस को नहीं मिल पाता है ड्यू टू दी हायर प्रायोरिटी टास्क एग्जीक्यूशन। इस वजह से लोअर प्रायोरिटी टास्क जो है वो स्टारवेशन स्टेट में चले जाता है। नेक्स्ट है डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो अगर एक बार में म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स व्हाट, कि एक बार में कोई एक ही प्रोसेस उस रिसोर्स को यूज कर सकता है। तो अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होगा, यानी कि एक बार में मल्टीपल प्रोसेसेस उस रिसोर्स को एक्सेस करेंगे, और इस वजह से डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स व्हाट, कि ओनली वन प्रोसेस कैन एक्सेस द रिसोर्स एट अ टाइम। सो क्वेश्चन कह रहा है कि डज नॉट इंश्योर म्यूचुअल एक्सक्लूजन मीन्स मल्टीपल प्रोसेसेस कैन एक्सेस दैट सेम रिसोर्स एट द सेम टाइम, देन मीन्स कि आपके डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। मल्टीपल प्रोसेसेस एट द सेम टाइम उस रिसोर्स को एक्सेस करेंगे, तो वहां पे इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। दिस दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इन अ सर्कुलर वेट कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू।
सर्कुलर वेट कंडीशन में इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो हमेशा सही होगा? सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि एटलीस्ट वन प्रोसेस इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय अनदर प्रोसेस। यस, दिस इज ट्रू। एक प्रोसेस हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा था कि कोई एक प्रोसेस है जो कि किसी रिसोर्स की वेट कर रहा है, यानी कि जो P1 था, ये P1 R1 को लेके बैठा है, बट ये R2 की भी इंतजार कर रहा है, विच इज ऑलरेडी हेल्ड बाय प्रोसेस P2। सो यही इस ऑप्शन में कह रहा है कि at least one process is waiting for a resource which is already held by another process. Option E is correct. Next option पे आते हैं कि no process will ever get the required resource. So no, this is not true. They will get the resources once the resource is released. नेक्स्ट इज द होल्ड एंड वेट कंडीशन मस्ट ऑल्सो एग्जिस्ट। तो ये आपको समझना होगा कि होल्ड एंड वेट क्या होता है। तो होल्ड एंड वेट मैंने अभी बताया कि होल्ड एंड वेट का मतलब होता है कि कोई एक प्रोसेस जो है वो किसी रिसोर्स को लेके बैठा है, बट उसी टाइम पे कोई अनदर प्रोसेस उस सेम रिसोर्स की रिक्वेस्ट करता है, तो उसे उस टाइम पे वेट करना पड़ेगा जब तक कि वो रिसोर्स फर्स्ट प्रोसेस के द्वारा रिलीज ना कर दिया जाए। तो ये होता है होल्ड एंड वेट। एंड होल्ड एंड वेट जो है ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होता है सर्कुलर वेट से। इसी वजह से ऑप्शन सी जो है वो भी हमारा सही है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको होल्ड एंड वेट दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे एक जो P1 है, ये P1 इस R1 को लेके बैठा है, और उसी टाइम पे अगर P2 R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है तो P2 को वेट करना पड़ेगा। सो यही होता है होल्ड एंड वेट। तो होल्ड एंड वेट भी एग्जिस्ट करता है ड्यूरिंग दी सर्कुलर वेट कंडीशन। दैट्स वाई मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक डज नॉट इन्वॉल्व ब्रेकिंग एट लीस्ट वन नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। सो अब ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए, डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ एल्गोरिथम्स हैं। तो बेसिकली डेडलॉक को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल स्कीम्स हैं, जैसे कि वेट डाई स्कीम है, वाउंड वेट स्कीम है। उसके बाद से आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, जहां पे हम क्या करते हैं बेसिकली, जैसे कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया, ये भी एक तरीके का रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। ग्राफ आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ वैसे डेटा स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसमें कि साइकिल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे भी एक साइकिल फॉर्म हो रहा है। तो ये बेसिकली रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है। बट रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में हम बेसिकली डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक कैसे करते हैं? तो यहाँ पे साइकिल को हमें क्या करना होता है? रिमूव करना होता है। बेसिकली डेडलॉक में मैंने बताया कि चार कंडीशंस थे, और ये चारों कंडीशन जब एक बार में ऑकर करेंगे तब हम बोलेंगे कि सिस्टम जो है वो हमारा डेडलॉक स्टेट में जा चुका है। अगर हम इसमें से कोई भी एक कंडीशन को ब्रेक कर दें तो हम अपने डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है ये क्या करता है, ये आपके सर्कुलर वेट कंडीशन को, जो लास्ट वाला कंडीशन है, इस लास्ट वाले कंडीशन को ब्रेक कर देता है। और अगर एक भी कंडीशन ब्रेक हो गया दैट मीन्स कि आप अपने सिस्टम को डेडलॉक में जाने से बचा लिए। तो ये इसी वजह से ये जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है ये क्या करता है कि जो भी ग्राफ में साइकिल बन रही है उस साइकिल को रिड्यूस कर देता है। यहाँ पे लिखा है ना ऑप्शन में रिडक्शन। सो ये रिडक्शन क्या कर रहा है, वहां पे जो भी साइकिल बन रही है, जितने भी नंबर ऑफ नोड्स आपने यूज करे हैं उस नोड को रिमूव करके कम कर देना, रिड्यूस कर देना नंबर ऑफ नोड्स को। और इस वजह से वहां पे साइकिल फॉर्म नहीं होगी। और अगर साइकिल फॉर्म नहीं होगी तो हमारा सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट में जाने से बच जाएगा। दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं कि वेट डाई। वेट डाई का मतलब क्या होता है कि जो आपका ओल्डर प्रोसेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सीपीयू था और वो सीपीयू आपका किसी यंगर यंगर और ओल्डर, मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में एक बार आपको दो तीन टर्म्स पढ़ाए थे। अराइवल टाइम, आपका टर्न अराउंड टाइम था, बर्स्ट टाइम था और कंप्लीशन टाइम था, और एक वेटिंग टाइम था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ये वीडियो उससे ही इंटरलिंक्ड होने वाली है। तो आप उस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा, उसमें आपको कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको वहां पे क्लियर हो जाएंगे। तो बेसिकली जो ये वेट डाई अप्रोच है, वेट डाई स्कीम बोल लो आप, तो ये भी आपका डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक है। तो इसमें वेट डाई का क्या मतलब है? तो जो आपका ओल्डर प्रोसेस होगा, ओल्डर प्रोसेस मतलब जिसकी अराइवल टाइम पहले होगी, जो रेडी क्यू में पहले आएगा। और जो यंगर प्रोसेस होगा, यंगर प्रोसेस जो रेडी क्यू में बाद में आएगा। तो अगर कोई प्रोसेस यंगर है और वो सीपीयू को यूज कर रहा है तो उस टाइम पे जो ओल्डर प्रोसेस होगा वो वेट करेगा, वो वेट करेगा। और अगर सीपीयू आपका ओल्डर प्रोसेस को यूज कर रहा है, ओल्डर प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है और उस टाइम पे यंगर प्रोसेस कोई आ गया तो वो यंगर प्रोसेस को हम डाई कर देंगे, किल कर देंगे। तो ये होता है बेसिकली वेट डाई। और वाउंड वेट भी सिमिलर है। इसमें आप जो ओल्डर प्रोसेस है वो ओल्डर प्रोसेस वेट करता है, और जो आपका
यंगर प्रोसेस है उसको आप फोर्सफुली, ओल्डर प्रोसेस वहां से सीपीयू को फोर्सफुली लेके अपने यूज करना शुरू कर देता है। तो ये वाउंड होता है, वाउंड वेट। यहाँ पे यंगर प्रोसेस से जबरदस्ती सीपीयू ले ली जाती है और ओल्डर प्रोसेस को असाइन कर दी जाती है। तो ये होता है वेट एंड वाउंड स्कीम। तो ये बेसिकली होल्ड एंड वेट को ब्रेक करता है, जो हमारा सेकंड वाला कंडीशन है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारा होल्ड एंड वेट कंडीशन को ब्रेक करता है। इस वजह से यहाँ पे हम लोग डेडलॉक को प्रिवेंट कर पाते हैं। बट इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि डज नॉट इन्वॉल्व ब्रेकिंग एटलीस्ट वन नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है वो डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक तो है, बट क्वेश्चन में कह रहा है कि डेडलॉक प्रिवेंशन टेक्निक नहीं हो जो कोई भी नेसेसरी कंडीशन को ब्रेक ना करता हो। इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ना ही ए होगा ना ही बी होगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका सी होगा। अब सी में बैंकर्स एल्गोरिदम लिखा है, तो वो आप कंफ्यूज होगे कि ये बैंकर्स एल्गोरिदम क्या होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वैसे तो बैंकर्स एल्गोरिदम होगा। बैंकर्स एल्गोरिदम में बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो सिस्टम है वो सिस्टम को चेक किया जाता है कि क्या आपका सिस्टम जो ये प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है, अगर मैं उस प्रोसेस की रिक्वेस्ट को अगर मैं अप्रूव कर दूं या फिर ग्रांट कर दूं, तो क्या मेरा सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा या फिर वो अनसेफ स्टेट में चला जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक बार कि बैंकर्स एल्गोरिथम में हम लोग अपने सिस्टम को जो है वो चेक करते हैं कि क्या मेरा जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है या फिर वो अनसेफ स्टेट में चला जाएगा। तो इस चीज को चेक करने के लिए हमारे पास बैंकर्स एल्गोरिथम है। और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू, वी टेक द रिक्वेस्ट फ्रॉम द प्रोसेस। प्रोसेस से पहले रिक्वेस्ट आएगी कि मुझे सीपीयू चाहिए, सीपीयू का मुझे जरूरत है, तो मुझे सीपीयू चाहिए। तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले आएगी और उसके बाद से क्या होगा कि वी चेक, लाइक सिस्टम विल चेक, सिस्टम विल चेक, सिस्टम विल चेक कि अगर ये जो रिक्वेस्ट आ रही है प्रोसेस की साइड से, अगर हम इस रिक्वेस्ट को ग्रांट कर दें तो क्या मेरा जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में रहेगा या फिर वो अनसेफ स्टेट में चला जाएगा। अगर वो सेफ स्टेट में रह जाता है तो ही हम उस प्रोसेस को, रिक्वेस्ट को ग्रांट करेंगे। अगर वो लाइक जो हमारा सिस्टम है वो अनसेफ स्टेट में चला जाएगा, इफ वी ग्रांट द रिक्वेस्ट, देन हम उस रिक्वेस्ट को ग्रांट नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली बैंकर्स एल्गोरिदम जो है ये आपका डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है, ना कि प्रिवेंशन। प्रिवेंशन और अवॉइडेंस में काफी डिफरेंस है। अवॉइडेंस मतलब अभी आपका डेडलॉक हुआ नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर। बट प्रिवेंशन का मतलब है कि आपका डेडलॉक हो चुका है, अब उसको कैसे प्रिवेंट करना है। तो दोनों चीजों में काफी डिफरेंस है, आप ध्यान से इसको देखिएगा। डेडलॉक प्रिवेंशन का मतलब होता है कि डेडलॉक आपके सिस्टम में हो चुका है, बट डेडलॉक अवॉइडेंस का मतलब है कि अभी हुआ नहीं है बट हो सकता है इन फ्यूचर। So that we check inside the Banker's algorithm. So what we will do, he will take the request from the process and then the system will check कि if we grant the request then whether the system will be in the safe state or in the unsafe state. So system will check if the system, if the system will remain in safe state if we grant the request, else we do not grant the request if it goes to unsafe state. So ये बेसिकली होता है बैंकर्स एल्गोरिथम, जहां पे हम लोग सिस्टम की सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट को चेक कर रहे होते हैं जस्ट बाय ग्रांटिंग द रिक्वेस्ट कमिंग फ्रॉम द प्रोसेस साइड। सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज बैंकर्स एल्गोरिथम इज व्हाट, इट इज अ बैंकर्स, बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है ये आपका होता है अवॉइडेंस एल्गोरिथम। ये आपका डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है। सो आई होप कि इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इन मैसेज पासिंग आईपीसी विच कम्युनिकेशन मेथड में ऑकर्स अ प्रोसेस टू बी indefinitely delayed. So IPC stands for inter process communication. So let me write this down.
प्रोसेसेस आर ऑफ टू टाइप्स। जो प्रोसेसेस हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज करते हैं, प्रोसेसेस आर ऑफ two types. The first type is the cooperative processes, and the second one is independent processes. So basically cooperative processes जो हैं यानी कि मल्टीपल प्रोसेसेस हैं और वो आपस में डेटा को शेयर कर रहे हैं, आपस में कोई कॉमन रिसोर्स है उसके थ्रू वो लोग अपने एग्जीक्यूशंस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये होता है कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। नेक्स्ट होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेस, जिसको किसी अदर प्रोसेस से कोई मतलब नहीं होता, तो ये होता है इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस। सो इंडिपेंडेंट प्रोसेस के थ्रू हम लोग आईपीसी नहीं करते। आईपीसी का मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, नाम से ही पता चल रहा है कि दो प्रोसेसेस हैं और उनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है। तो कम्युनिकेशन किसके बीच में होगा? कोऑपरेटिव प्रोसेसेस के बीच में होगा, क्योंकि वो आपस में कोई डेटा शेयर कर रहे हैं। तो इस वजह से जो आईपीसी है वो आपका कोऑपरेटिव प्रोसेसेस में ही होता है। मैंने लास्ट वीडियो में आईपीसी के 3 टेक्निक्स बताए थे। द फर्स्ट वन इज द मैसेज पासिंग, जहां पे आप लोग डायरेक्टली मैसेज कम्युनिकेट करते हो बिटवीन द प्रोसेसेस। नेक्स्ट था शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी में क्या था कि एक कॉमन इंस्टेंस था डेटाबेस का, या फिर एक कॉमन व्हाइट बोर्ड, मैंने एग्जांपल भी दी थी। तो उस कॉमन मीडियम के थ्रू आप लोग लाइक मल्टीपल प्रोसेसेस आपस में डेटा शेयर करते हैं, कम्युनिकेशन परफॉर्म कर पाते हैं। और एक लास्ट था, वो होता है सॉकेट पॉइंट कम्युनिकेशन। सॉकेट में जैसे कि नेटवर्क है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो सॉकेट के थ्रू होता है। तो ये बेसिकली 3 टेक्निक्स होते हैं आईपीसी में, जो कि टू कम्युनिकेशन या फिर टू प्रोसेसेस और मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में जब हम लोग कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं, तो वहां पे आईपीसी यूज की जाती है। और आईपीसी के 3 टेक्निक्स दैट आई कवर्ड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इफ यू didn't watch that video yet, so please go and watch. You can get the link of that video in the description below. So आप वहां से जरूर उसको चेक कीजिएगा। और इस क्वेश्चन पे अब आते हैं कि इसमें कह रहा है कि एक प्रोसेस जो है वो इनफाइनाइट टाइम तक वो डिले में रहेगा, वो वेट करते रहेगा, तो वैसे कम्युनिकेशन मीडियम को हम क्या बोलते हैं? सो हमारा ऑप्शन है सिंक्रोनस ब्लॉकिंग, ऑप्शन बी इज एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग, ऑप्शन सी इज डायरेक्ट मैसेजिंग, एंड लास्ट वन इज मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड द फिफ्थ वन इज नॉन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज सिंक्रोनस ब्लॉकिंग। सिंक्रोनस ब्लॉकिंग में क्या होता है कि एक आपका सेंडर होता है और एक आपका रिसीवर होता है। तो बेसिकली सेंडर अगर कोई रिक्वेस्ट भेजता है रिसीवर के पास, तो वो तब तक दूसरा पैकेट रिसीवर को नहीं भेजेगा जब तक रिसीवर की साइड से एक्नॉलेजमेंट ना मिल जाए उसको। तो बेसिकली ये होता है सिंक्रोनस ब्लॉकिंग में, कि एक जो सेंडर है वो कोई एक पैकेट को भेजेगा अगर रिसीवर को, तो उसका एक्नॉलेजमेंट जब तक उसे नहीं मिल जाता तब तक वो दूसरा पैकेट नहीं भेजेगा। तो ये होता है सिंक्रोनस ब्लॉकिंग। और यहीं पे अगर रिसीवर डेटा का एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजा, तब तक वो जो सेंडर है वो इनडेफिनिट तरीके से वेट करते रहेगा, और वो एक लाइक इनफाइनाइट टाइम तक वो वेट करते चला जाएगा। तो यही होता है सिंक्रोनस ब्लॉकिंग। और एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग का मतलब होता है कि वो सेंडर जो है वो डेटा को भेज दिया, बट अब वो एक्नॉलेजमेंट का इंतजार नहीं कर रहा है, वो दूसरा पैकेट भी भेजते जा रहा है। तो इस तरीके से होती है एसिंक्रोनस नॉन ब्लॉकिंग। और डायरेक्ट मैसेजिंग जो आपका फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैसेज पासिंग, जहाँ पे आपके दो फ्रेंड्स हैं और वो अलग अलग प्लेसेस पे हैं, और वो एक डायरेक्ट चैनल के थ्रू अपने डेटा को फॉरवर्ड कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो ये होता है डायरेक्ट मैसेजिंग, जहाँ पे आप मेल बॉक्स का यूज करते हो, ईमेल जीमेल के थ्रू आप अपने डेटा को ट्रांसमिट करते हो। तो ये होता है डायरेक्ट मैसेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे is being swapped in and out of a memory to optimize the CPU utilization, and this technique is called. So ये बेसिकली क्वेश्चन आपका मेमोरी मैनेजमेंट, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की एक और फंक्शनैलिटी है, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो बेसिकली जो आपका मेन मेमोरी होती है वो काफी लिमिटेड इन साइज होती है। तो हम सारे के सारे प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में एट द सेम टाइम नहीं स्टोर कर सकते। तो उस वजह से हम क्या करते हैं कि जो प्रोसेसेस फ्रीक्वेंटली बेसिस पे यूज नहीं हो रहे हैं, या फिर जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे, या जो भी हमारे पास रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम पेजेस को स्वैप करते हैं, प्रोसेसेस को हम स्वैप करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कि आपकी जो मेन मेमोरी है उसकी कैपेसिटी 5 प्रोसेस को स्टोर करने की है। तो सीपीयू जो है वो फॉर एग्जांपल 4 प्रोसेसेस को तो फ्रीक्वेंटली बेसिस पे यूज कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, उसको रिक्वेस्ट कर रहा है, उसमें कोई चेंज कर रहा है। बट एक प्रोसेस ऐसा है जो सीपीयू यूज नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, उस जो वो एक प्रोसेस है उसको मेन मेमोरी से लेके और सेकेंडरी मेमोरी में भेज देंगे, और किसी अदर
डिमांडिंग प्रोसेस को लेके आके मेन मेमोरी में स्टोर कर देंगे। तो ये होता है बेसिकली स्वैपिंग, जहाँ पे आपका जो अननेसेसरी फाइल्स है मेन मेमोरी में उसको हम उठा करके सेकेंडरी मेमोरी में भेज देते हैं, और जो नेसेसरी फाइल्स हैं उसको सेकेंडरी मेमोरी से लेके आके मेन मेमोरी में स्टोर कर देते हैं। बिकॉज सीपीयू का जो एक्सेस टाइम है फ्रॉम मेन मेमोरी वो ज्यादा होता है कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। इस वजह से हम लोग स्वैपिंग परफॉर्म करते हैं, एंड दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इससे क्या होता है, हमारा जो सीपीयू है उसकी यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है। सो इसी वजह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ पेजिंग इन मेमोरी मैनेजमेंट इज टू। सो मेमोरी मैनेजमेंट का ये अगेन क्वेश्चन है। मेमोरी मैनेजमेंट में दो प्रोसेसेस जो काफी यूज की जाती हैं, दो टर्मिनोलॉजीज। द फर्स्ट वन इज पेजिंग एंड द सेकंड वन इज सेगमेंटेशन। सो फर्स्ट वन इज पेजिंग एंड द सेकंड वन इज सेगमेंटेशन। सो बेसिकली पेजिंग में क्या होता है कि जो हमारा मेमोरी है, मेमोरी को हम डिवाइड कर रहे होते हैं इनटू इनटू फिक्स्ड साइज ब्लॉक्स, जिसको हम बोलते हैं फ्रेम्स। और नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंटेशन होता है, इसमें जो हम मेमोरी है होती है हमारी, उस मेमोरी को हम लॉजिकल सेक्शंस में यानी कि वेरिएबल लेंथ के सेक्शंस में हम डिवाइड करते हैं। लॉजिकल सेक्शंस में या फिर ब्लॉक्स आप बोल सकते हो, उसमें हम अपनी मेमोरी को डिवाइड करते हैं, और उसको भी हम अगेन फ्रेम ही बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, पेजेस में पेजिंग में एक टर्म हम यूज करते हैं पेज। पेज क्या होता है बेसिकली कि हमारा प्रोसेसेस है, और उस प्रोसेसेस को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और उसी पार्ट्स को हम पेज बोलते हैं। सो देयर कैन बी मल्टीपल पेजेस इनसाइड अ प्रोसेस। और जो ये फ्रेम्स है, ये फ्रेम की साइज जो है वो उस पेज की साइज के इक्वल की जाती है। इसी वजह से पेजिंग में क्या होता है कि हमारा जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यानी कि जो मेमोरी वेस्टेज की जो टेक्निक है, उसमें भी जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है उसको हम अवॉइड कर पाते हैं, उसको हम प्रिवेंट कर पाते हैं। तो ये होता है पेजिंग। इसमें बेसिकली इट रिड्यूसेस एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। सो ये बेसिकली होती है पेजिंग। सो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, प्रोसेसेस को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसे हम पेजेस बोलते हैं। एंड ईच साइज लाइक, अगर आपका कोई पेज है और उस पेज की अगर जो साइज है वो 2 बाइट्स की है, 2 बाइट्स की है, ये अगर आपका पेज का साइज है तो इसी साइज का आपका फ्रेम्स भी होता है। फ्रेम्स यानी कि जो हमारा मेन मेमोरी है, उस मेन मेमोरी को जब हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा तो हमारे फ्रेम्स बने, और वो फ्रेम्स की साइज भी हमने 2 बाइट्स की ही रख दी। तो इस वजह से ये जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, यहाँ पे कोई भी मेमोरी का वेस्टेज नहीं होता है। तो ये होता है आपका पेजिंग। और पेजिंग में एक और चीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं जस्ट अ सेकेंड। पेजिंग अलाउज नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। इट अलाउज नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका ये मेमोरी है और इस मेमोरी में फॉर एग्जाम्पल कि आपको 3 बाइट्स स्टोर करने हैं, 3 छोटे छोटे पेजेस आपको स्टोर करने हैं, बट ये वाला जो पार्ट है ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो बच कौन सा गया, एक ये पार्ट आपका वैकेंट है, एम्प्टी है, और एक ये एम्प्टी है, और एक ये एम्प्टी है। तो पेजिंग जो है, पेजिंग वो क्या कहता है कि आप यहाँ पे नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन भी कर सकते हो। यानी कि आप कंटिन्यूअसली लाइक इन अ सीक्वेंस स्टोर करने के बजाय आप नॉन कंटिग्यूअस तरीके से भी अपने फाइल्स को, अपने पेजेस को मेमोरी में स्टोर कर सकते हो। तो यही होता है पेजिंग। और यहाँ पे इस पेज के करस्पॉन्डिंग एक टेबल मेंटेन की जाती है कि वो बेसिकली पेज मेमोरी में कौन से जगह पे स्टोर है। तो वो डेटा, वो मेमोरी एड्रेस लेके आने का काम पेज एड्रेस का, पेज टेबल का होता है। सो वहाँ पे कई सारे अलग अलग नंबर्स होते हैं, पेज नंबर प्लस ऑफसेट नंबर। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग अपने एड्रेस को फाइंड करते हैं कि वो पेज पर्टिकुलरली कौन से मेमोरी एड्रेस पे मेमोरी में स्टोर है। तो ये बेसिकली आपका पेजिंग होता है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ पेजिंग इन अ मेमोरी मैनेजमेंट इज टू अवॉइड द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। नो। नेक्स्ट इज इट अलाउज द नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। यस, अभी हमने देखा कि यहाँ पे एक बीच में जो ब्लॉक था वो ऑक्यूपाइड था, बट फिर भी हमने मेमोरी जो है वो सारे पेजेस को अलोकेट कर दी। ऑल्दो ये चीजें रेगुलर नहीं थी, बट हमने
नॉन कंटिग्यूअस तरीके से भी अपने प्रोसेसेस को, पेजेस को स्टोर कर लिया। तो ये होता है बेसिकली पेजिंग की प्राइमरी पर्पस। और नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हेन अ सिस्टम फ्रीक्वेंटली स्वैप्स पेजेस इन एंड आउट ऑफ अ मेमोरी ड्यू टू एक्सेसिव पेज फॉल्ट, देन इट इज एक्सपीरियंसिंग। सो पेज फॉल्ट और एक होता है पेज हिट। दो चीजें, दो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज द पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट को कई जगह पे पेज मिस भी लिखा जाता है, और एक होता है पेज हिट। पेज हिट को पहले हम डिस्कस करेंगे। सो फॉर एग्जांपल कि आपका जो सीपीयू है वो किसी प्रोसेस को या फिर किसी पेज को रिक्वेस्ट करता है, और वो पेज आपकी मेन मेमोरी में लोड है ऑलरेडी, वो आपकी मेन मेमोरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे कि वो पेज हिट है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि इफ अ सीपीयू वांट्स टू execute or wants to access a page and that page is already loaded inside the main memory, then we call it the page hit. अगर आपका सीपीयू किसी पेज को एक्सेस करना चाह रहा है और वो पेज ऑलरेडी मेन मेमोरी में है, तो हम उसे पेज को बोलेंगे कि ये पेज हिट है। और अगर वो जो सीपीयू है वो उस किसी पेज को एक्सेस करना चाह रहा है एंड दैट पेज इज नॉट लोडेड इनसाइड द मेन मेमोरी, वो कहीं सेकेंडरी मेमोरी में अवेलेबल हो सकता है, तो वहां पे हम बोलेंगे कि ये पेज फॉल्ट है, यानी कि वो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो वो पेज फॉल्ट हो गया। ठीक है, तो ये दो टर्म आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि पेज नॉट लोडेड इन मेन मेन लेट मी ट्रैक ओवर हियर, मेन मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे पेज जो है वो मेन मेमोरी में लोड नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे पेज इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन मेन मेन मेमोरी। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंने पूरा सेंटेंस बना के नहीं लिखा है, आप जस्ट यहाँ से आपको एक बार रिकॉल हो जाए इस तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई सिस्टम जो है किसी पेजेस को फ्रीक्वेंटली स्वैप कर रहा है, मेमोरी में लेके आ रहा है, मेमोरी से बाहर कर रहा है ड्यू टू एक्सेसिव पेज फॉल्ट्स, तो वहां पे कौन सी लाइक चीज एक्सपीरियंस की जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन इज थ्रेसिंग, द नेक्स्ट ऑप्शन इज सेगमेंटेशन फॉल्ट, ऑप्शन सी इज डेडलॉक, ऑप्शन डी इज मोर देन वन ऑफ द अबव एंड लास्ट इज नॉन ऑफ द अबव। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग। अगर कोई प्रोसेस जो है, सीपीयू किसी प्रोसेस को रिक्वेस्ट कर रहा है और वो प्रोसेस अगर मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, अब फिर जाके सेकेंडरी मेमोरी में चेक करेगा उस पर्टिकुलर पेज को, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, और फिर वहां पे खोज के वहां से लेके आके मेन मेमोरी में लोड करेगा और फिर अपने एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करेगा। तो इसमें आप देख रहे हो कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन जो है वो कम हो जाता है, और इसी प्रोसेस को, इसी सिचुएशन को हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। कि यहाँ पे जो प्रोसेस सीपीयू डिमांड किया वो मेन मेमोरी में नहीं था, फिर उसे सेकेंडरी मेमोरी में गए, उसको वहां से लेके आए और फिर एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू किए, तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थ्रेसिंग। और वहां से फिर जब सेकेंडरी मेमोरी से लेके आ रहे थे तो मेन मेमोरी में कुछ प्रोसेस को हमने स्वैपिंग की, क्योंकि मेन मेमोरी तो लिमिटेड इन साइज है, तो मेन मेमोरी में हमने पहले साइज बनाया और उसके बाद से उस प्रोसेस को मेन मेमोरी में लोड किए और फिर सीपीयू को दिए, और फिर सीपीयू जो है वो एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू किया। तो इस तरीके से थ्रेसिंग होती है और यहाँ पे भी स्वैपिंग ऑफ पेजेस परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि थ्रेसिंग को हम लोग मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्रोसेस। नो, जब आप प्रोसेस की संख्या, प्रोसेस के नंबर्स को इंक्रीज करोगे तो आप मेमोरी को भी बढ़ा रहे हो, मेमोरी भी आपका इंक्रीज होगा, बिकॉज वी वांट टू स्टोर दोस पेजेस। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स allotted बाय पर प्रोसेस। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आप एक प्रोसेस को मल्टीपल पेज फ्रेम्स में लाइक स्टोर करते हो, और उससे क्या होता है, बेसिकली फ्रेम्स इज व्हाट, फ्रेम्स इज दी ब्लॉक्स ऑफ आवर मेन मेमोरी, और उसमें हम लोग आप प्रोसेसेस को अलोकेट करते हो, प्रोसेसेस को रिसाइड करते हो, स्टोर करते हो। तो इस वजह से आपका जो थ्रेसिंग है वो इम्प्रूव होगा, थ्रेसिंग की जो पेज फॉल्ट्स वाली जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व होगी। और नेक्स्ट है, इट रिड्यूसेस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओवरलेज इन मेमोरी मैनेजमेंट आर यूज टू, और ये भी एक टर्म है जिससे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये सिमिलर, ये सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। ओवरलेज क्या होता है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल कि आपका ये मेन मेमोरी है, और इस मेन मेमोरी में हमें एक 5 केबी का
एक फाइल, एक प्रोसेस जो है वो स्टोर करना है। और ये अभी 5 KB का जो प्रोसेस है ये अभी आपके सेकेंडरी मेमोरी में है, ये आपका मेन मेमोरी में नहीं है, आपको अभी इसे लोड करना है। तो हम बेसिकली इस 5 KB को, पूरी फाइल को, इंटायर फाइल को मेन मेमोरी में स्टोर करने से बजाय हम उस सिर्फ उसके जो नेसेसरी पोर्शन होगा सिर्फ उससे हम स्टोर करेंगे। क्योंकि हमारे मेन मेमोरी में हम मेन मेमोरी को भी हम यूटिलाइज करते हैं बेसिकली, कि उसका जो थ्रूपुट है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफी हाई रहे। क्योंकि अब इस पूरे फाइल की अगर हमें जरूरत नहीं है तो हम इस पूरे फाइल को क्यों स्टोर करेंगे। बेसिकली मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 KB का लिया है, बट इन जनरल अगर आपका जो फाइल है वो 100 MB का हो या फिर 1-1 GB का अगर आपका कोई फाइल है, तो हम उतने बड़े बड़े साइज के फाइल अपने मेन मेमोरी में क्यों स्टोर करेंगे अगर हमें थोड़ा सा ही प्रोसेस की जरूरत है। तो इस वजह से हम उस प्रोसेस को क्या करते हैं, उस प्रोसेस को छोटे छोटे पेजेस में डिवाइड करते हैं और सिर्फ वैसे ही पेजेस को मेन मेमोरी में लेके आके स्टोर करेंगे जो हमें जरूरत है, जिसकी सीपीयू रिक्वेस्ट कर रहा है। तो सिर्फ उसी पेजेस को, उस छोटे छोटे पेजेस को ही हम स्टोर करेंगे अपने मेन मेमोरी में, इंस्टीड ऑफ स्टोरिंग दैट एंटायर प्रोसेस इनसाइड आवर मेन मेमोरी। क्योंकि वो जस्ट हमारा एक मेन मेमोरी में स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, नथिंग मोर देन दैट। इस वजह से हम सिर्फ जो नेसेसरी पेजेस होंगे उस प्रोसेस की, जस्ट हम उसे स्टोर करेंगे अपनी मेन मेमोरी में एंड अपना एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। सो ये बेसिकली ओवरलेज होता है जहां पे हम लोग अपने सिर्फ रिक्वायर्ड प्रोग्राम सेक्शन को लोड करते हैं मेन मेमोरी में। इस वजह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेगमेंटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम पेजिंग बिकॉज। तो अभी हमने देखा था कि सेगमेंटेशन और पेजिंग जो है वो दो कॉन्सेप्ट है जो मेन मेमोरी में काफी यूज की जाती है। सो सेगमेंटेशन बेसिकली आपके जो मेमोरी है उसको लॉजिकली डिवाइड करता है। मैंने ऊपर में लिखा था यहाँ पे कि सेगमेंटेशन जो है वो आपकी मेमोरी को, मेन मेमोरी को लॉजिकल सेक्शंस में डिवाइड करता है, बट पेजिंग जो है वो आपको आपके मेन मेमोरी को डायरेक्टली फिजिकल लोकेशंस में, फिजिकल सेक्शंस में डिवाइड करता है। इसी वजह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो ये आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जहां पे आपका मेमोरी जो है वो लॉजिकल सेक्शंस में डिवाइड होता है, ना कि फिजिकल। फिजिकल कौन करता है? पेजिंग करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अभी तक वीडियो समझ में आ रही हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि which mechanism allows only one process at a time to access a shared resource। तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक आपका मल्टीपल प्रोसेसेस है और उस मल्टीपल प्रोसेसेस को शेयर्ड रिसोर्सेस, एक कॉमन रिसोर्स को जरूरत है एक्सेस करने की। तो वहां पे हमारा क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम जनरेट होता है। और वो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, लाइक उसको कैसे डिफाइन करते हैं या फिर उसे कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो हम कहते हैं कि ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम टू एक्सेस दैट शेयर्ड रिसोर्सेज। यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता है कि कोई भी एक रिसोर्स है उसको एक बार में एक ही प्रोसेस एक्सेस करेगा। सो ये होता है आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन। एंड टू इंश्योर दैट म्यूचुअल एक्सक्लूजन वी वांट टू अवॉइड दैट क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। सो इस वजह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्रिटिकल सेक्शन यानी कि मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दी थी आपको, एक ये P1 प्रोसेस है और एक ये आपका P2 प्रोसेस है। और यहाँ पे एक आपका काउंट वेरिएबल था जिसमें हमने वहां पे एग्जांपल ली थी कि काउंट की वैल्यू हमने इनिशियली 4 रखा था। तो ये जो P1 है, ये P1 क्या करेगा, इस P1 इसकी वैल्यू को +1 करेगा और ये जो P2 है ये इस काउंट की वैल्यू को -1 करेगा। तो ये जो P1 है इस काउंट को रन किया और +1 करके काउंट की वैल्यू को 5 कर दिया। बट ये आगे फर्दर एग्जीक्यूशन करता, यानी कि इसको आगे फर्दर एग्जीक्यूट करके लाइक जो भी आपकी काउंट की वैल्यू बनती उसमें ये जस्ट क्या करता, मल्टीप्लाई कर देता 5 से फॉर एग्जाम्पल, और फिर रिजल्ट को स्क्रीन पे प्रिंट कर देता। तो ये 5 जैसे ही हुआ तो 5 into 5 करने के पहले P2 जो था वो इसकी वैल्यू को अगेन -1 कर दिया और ये जो वैल्यू थी वो अब अगेन फिर से 4 हो गई। और फिर ये P1 अपना नेक्स्ट प्रोसेस किया 4 into 5 एंड द रिजल्ट विल कम आउट टू बी 20। बट P1 को क्या चाहिए था, P1 को चाहिए था कि मेरा रिजल्ट 25 आए। बट ये काम होने से पहले P1 ने, P2 ने -1 कर दिया रिजल्ट में और जो रिजल्ट थी वो अब आपकी गलत आ गई। सो यहाँ पे डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ गई। तो यही होता है क्रिटिकल सेक्शन, कि एक ही आपका कॉमन सा रिसोर्स था, कॉमन वेरिएबल था और इसको मल्टीपल प्रोसेसेस एक्सेस किए जिस वजह से हमारे डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ गई। तो इसी चीज को
अवॉइड करने के लिए हम एक बार में एक ही प्रोसेस देते हैं और उस प्रॉब्लम को हम लोग बेसिकली क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेमाफोर इन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज टू। सो ये क्वेश्चन इसी का बेसिकली सॉल्यूशन है। यहाँ पे आपका जो डेटा में इनकंसिस्टेंसी आया, तो इस डेटा में इनकंसिस्टेंसी को रिजॉल्व करने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम लोग सेमाफोर को यूज करते हैं। सेमाफोर बेसिकली क्या है कि इट इज अ सिंक्रोनाइजेशन टूल, या फिर आप इसे एक इंटीजर वैल्यू भी, वेरिएबल भी कह सकते हो, जो बेसिकली आपके म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इंश्योर करता है। यानी कि एक बार में कोई भी कॉमन रिसोर्स को एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकता है एक बार में, मल्टीपल प्रोसेसेस आर नॉट अलाउड। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम में देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमाफोर। द फर्स्ट वन इज द बाइनरी सेमाफोर, बाइनरी बाइनरी सेमाफोर, एंड द नेक्स्ट वन इज द काउंटिंग सेमाफोर। काउंटिंग सेमाफोर में वैल्यूज जो है वो नॉन नेगेटिव वैल्यूज हो सकती है। और जो आपका बाइनरी सेमाफोर है, बाइनरी सेमाफोर का एक और नाम है जिसे हम लोग म्यूटेक्स बोलते हैं। और इसमें सिर्फ दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर जीरो और या फिर वन। नाम से ही पता चल रहा है बाइनरी, यानी कि जीरो भी हो सकता है या फिर वन हो सकता है। तो बेसिकली सेमाफोर जो है वो इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेगा। तो क्या होता है बेसिकली सेमाफोर में हम लोग एक वेट एंड सिग्नल अप्रोच यूज करते हैं। Basically, there are two operations that are used. The first one is the wait, and the second one is the signal. दो ऑपरेशंस हम लोग यूज करते हैं। वेट का मतलब क्या होता है? वेट का मतलब होता है कि आपका जो नाम से ही पता चल रहा है वेट, यानी कि ये जो आपका क्रिटिकल सेक्शन है, ये जो सी की वैल्यू 4 है, जैसे ही ये P1 इसको एक्सेस कर रहा होगा, तो यहाँ पे जो सेमाफोर है, जैसे मैंने बताया कि सेमाफोर इज व्हाट, इट इज अ इंटीजर, और सेमाफोर की वैल्यू हम जीरो सेट कर देंगे। तो यहाँ पे P1 जो था इस सी वैल्यू को, सी वेरिएबल को एक्सेस कर रहा था, और उस टाइम पे हमने एस की वैल्यू को जीरो सेट कर दिया। तो जब ये P2 आएगा इसको एक्सेस करने के लिए, तो ये देखेगा कि यहाँ पे s की वैल्यू जीरो है, यानी कि ये c वेरिएबल को अभी कोई प्रोसेस यूज कर रहा है। तो s की वैल्यू अगर जीरो है, उसका मतलब होता है कि लॉग्ड, उसका मतलब होता है लॉग्ड। लॉग्ड मतलब कि अभी इस सी वैल्यू को कोई प्रोसेस यूज कर रहा है। तो ये जब जैसे ही इस P2 को पता चलेगा कि S की वैल्यू जीरो है, तो वो कुछ देर तक वेट करेगा। आई होप कि ये चीज अब आपको क्लियर हुई होगी कि वेट ये मैंने क्यों लिखा है। तो ये S जो है, S स्टैंड्स फॉर सेमाफोर। तो सेमाफोर की वैल्यू जब जीरो होगी, दैट सिग्निफाइज कि अभी इस सी वैल्यू वेरिएबल को कोई प्रोसेस P1 एक्सेस कर रहा है, यानी कि वो अभी लॉक है, लॉक्ड है, यानी उस पर ताला लगा हुआ है। तो P2 जैसे ही आएगा, वो इस S की वैल्यू को जीरो देखेगा, तो वो वेट करने लगेगा। अब P1 जब अपना काम खत्म कर लेगा, C जो भी इसकी C की वैल्यू पहले 5 की, 5 के बाद जो भी ये ऑपरेशन था 5 into 5, जैसे ही ये खत्म कर लिया, तो ये सिग्नल पे जाएगा और सिग्नल पे जाके इसकी S की वैल्यू को 1 कर देगा। एंड दैट टेल्स दी अनदर प्रोसेस कि अब जो आपका ये C वेरिएबल है वो अनलॉक हो चुका है, यानी कि फ्री है। अब उसे कोई प्रोसेस यूज नहीं कर रहा, यू आर फ्री टू गो एंड यूज दैट वेरिएबल। सो ये होता है बेसिकली सिग्नल। सिग्नल में क्या होता है कि अब s की वैल्यू क्या हुई, जीरो से वन हो गई, यानी कि अब कोई भी उस वेरिएबल को प्रोसेस एक्सेस नहीं कर रहा है। तो P2 अब क्या करेगा, उस C2 को जाकर के, C वेरिएबल को जाकर के एक्सेस करना शुरू कर देगा। तो ये बेसिकली होता है सेमाफोर, और इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, और इसको हम लोग रेस कंडीशन बोलते हैं बेसिकली। सो टू अवॉइड रेस कंडीशन, रेस कंडीशन we use we use semaphore. So just to avoid the race condition we use semaphore. So I hope कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। So अब आप ऑप्शंस पे आते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन इज टू इंश्योर द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, यस दिस इज राइट। नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट द डेडलॉक, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये भी इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो ये भी आपका प्रिवेंटिंग द डेडलॉक कंडीशन को ट्रू करेगा। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज द सीपीयू यूटिलाइजेशन, नो। एंड देन द डी ऑप्शन इज द करेक्ट बिकॉज वी हैव टू ऑप्शंस करेक्ट। सो इस वजह से मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। सो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की जरूरत क्यों पड़ती है, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने अभी कुछ देर पहले देखा था डिमांड पेजिंग, या फिर आपने देखा स्वैपिंग। तो हम पेजेस की स्वैपिंग कर रहे थे मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में, और जो
पेजेस सेकेंडरी मेमोरी थे उसको हम लेके आके मेन मेमोरी में लोड कर रहे थे। तो हम बेसिकली कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि इस प्रोसेस को मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में भेजना है, या फिर मेन मेमोरी में कैसे स्पेस को खाली करना है ताकि हम सेकेंडरी मेमोरी से जो प्रोसेस लेके आए उसे स्टोर कर पाए। तो बेसिकली कौन से पेजेस को रिमूव करना है या फिर रिप्लेस करना है, ये चीज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स हैं, एंड देयर आर मल्टीपल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स दैट आर यूज्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। द फर्स्ट वन इज LRU। LRU स्टैंड्स फॉर लिस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो जो भी लिस्ट जो सीपीयू के द्वारा सबसे तुरंत में यूज किया जाएगा, वैसे प्रोसेस को तो हम रख लेंगे, बट जो सबसे पहले यूज किया गया था या फिर लेट हो गया, बहुत लेट हमने यूज करा था, तो वैसे प्रोसेस को हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, लाइक मेन मेमोरी से उसे सेकेंडरी मेमोरी में भेज देते हैं, स्वैप कर देते हैं। सो इट स्टैंड्स फॉर लिस्ट रिसेंटली यूज्ड पेजेस। नेक्स्ट इज फीफो। फीफो जो है, फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद से LFU होता है, लिस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। जो बार बार यूज नहीं कर पा रहा सीपीयू, वैसे प्रोसेसर्स को भी हम स्वैप कर देते हैं। उसके बाद से एक आपका होता है ORT, ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट। ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट जो ट्रांसफर होता है, एल्गोरिदम्स होते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। एंड उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बेसिकली ये तीन चार होते हैं, एक क्लॉक बेस्ड भी होता है। उसके अलावा देर आर लाइक दीज मल्टीपल प्रोसेसेस, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स दैट वी यूज। एंड इस ऑप्शंस पे अब आते हैं कि विच इज नॉट अ वैलिड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स। सो नॉट पूछा है, इस वजह से ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन इज अ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। सो इस वजह से ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। सो नेक्स्ट आते हैं, जस्ट अ स्मॉल रेक्टिफिकेशन, यहाँ पे हमने ORT लिखा है बट दिस इज OPT। OPT स्टैंड्स फॉर ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। लेट मी राइट दिस, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। एंड LFU का मैंने बताया, लिस्ट फ्रीक्वेंटली 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 यूज्ड। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो आपको पता ही है। नेक्स्ट आते हैं 14th क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम सफर्स फ्रॉम बेलार्डिस एनोमली। बेलार्डिस एनोमली में क्या होता है, हमने पेज फ्रेम देखा और हमने पेजेस देखा। पेज फ्रेम क्या होता है, हम अपनी मेन मेमोरी को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली पेज फॉल्ट हमने देखा कि जो पेजेस मेन मेमोरी में लोड नहीं है, मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है और सीपीयू उसकी डिमांड कर रहा है, तो हम बोलते हैं ये पेज फॉल्ट हो गया। तो पेज फ्रेम्स जब हम बढ़ाते हैं, बेलार्डिस एनोमली में बोल रहा हूँ, अगर पेज फ्रेम्स की संख्या हम इंक्रीज करते हैं तो हमारी पेज फॉल्ट जो है वो कम होना चाहिए, बट ये चीजें इंक्रीज हो जाती है। इसी वजह से ये बेलार्डिस एनोमली है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि इफ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ पेज फ्रेम्स पेज फ्रेम्स then it reduces the page fault, but but it increases the page fault। आई होप कि ये चीज आप समझ पा रहे होगे कि पेज फ्रेम की अगर हम संख्या इंक्रीज करते हैं तो हमारा पेज का जो फॉल्ट है वो कम होना चाहिए, बट ये उल्टा होता है। इसी वजह से इसे हम एनोमली बोलते हैं। तो ये एनोमली मतलब व्हाट, एनोमली मतलब एक तरीके से आप एरर समझ लो। तो ये होता है बेसिकली बेलार्डिस एनोमली। तो ये कौन से पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में अप्लीकेबल है, ये हमसे पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। फर्स्ट ऑप्शन इज लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, नेक्स्ट इज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, ऑप्शन 3 इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड द फोर्थ वन इज मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड लास्ट इज नॉन ऑफ द अबव। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट पे आते हैं कि इन डिमांड पेजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज ट्रू। डिमांड पेजिंग मतलब कि जो सीपीयू है, जो भी प्रोसेस की रिक्वेस्ट करता है, सो सिर्फ हम उसी प्रोसेसेस को लेके आके मेन मेमोरी में स्टोर करेंगे, और जो अननेसेसरी फाइल्स होंगी वो सेकेंडरी मेमोरी में ही रखेंगे, ताकि जो हमारा सीपीयू का यूटिलाइजेशन है वो इम्प्रूव हो,
वो इंक्रीज हो। तो ये होता है बेसिकली डिमांड पेजिंग, कि डिमांड पे ही हम अपने पेजेस को सेकेंडरी मेमोरी से लेके आके मेन मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं। ये होता है डिमांड पेजिंग। ऑप्शन सेज कि ओनली पेज रेफरेंस आर लोडेड इन दी मेमोरी। यस, जो पेजेस होंगे उसकी सिर्फ रेफरेंसेस ही हम मेमोरी में लोड करते हैं, पूरे इंटायर प्रोसेस को भी लोड करने की जरूरत नहीं है। जो सिर्फ नेसेसरी प्रोग्राम सेक्शन है उसी को जस्ट हमें लोड करना होता है। Next, कि the entire process must be in memory for execution. No. Next is page fault never occur in demand paging. That is also not true. So option A is the correct answer. Next पे आते हैं कि in inter process communication a blocking send operation means. So अभी हमने देखा कि वहां पे synchronous blocking होती है, जहां एक सेंडर है एक रिसीवर है। तो सेंडर जैसे ही कोई पैकेट भेजा रिसीवर को, तो जब तक रिसीवर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट नहीं आ जाएगी तब तक सेंडर दूसरा पैकेट नहीं भेजेगा। तो ये होता है बेसिकली ब्लॉकिंग सेंड ऑपरेशन, कि वहां पे वो ब्लॉक हो गया, लाइक वो एक्नॉलेजमेंट की वेट करते रह गया रिसीवर की एंड से, बट उसे रिसीवर की एंड से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। तो इस वजह से जो सेंडर है वो वेट करते रह जाएगा जब तक रिसीवर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट ना आ जाए। इसी वजह से ऑप्शन ए इज दी करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इस क्वेश्चंस का जो मैं पीडीएफ अभी शो कर रहा हूँ, अगर आपको इस पीडीएफ को एक्सेस करना होगा अपनी प्रैक्टिस के लिए, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। वहां पे मैं अपनी पीडीएफ्स को शेयर करता हूँ और बाकी जो भी टीआरई 4 के अपडेट्स हैं वो शेयर करता हूँ। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जरूर जुड़ जाइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी सेमाफोर डिफर्स फ्रॉम काउंटिंग सेमाफोर इन दैट। सो हमने अभी देखा कि बाइनरी सेमाफोर और काउंटिंग सेमाफोर दो तरह के सेमाफोर्स होते हैं। तो बाइनरी सेमाफोर है उसमें सिर्फ दो वैल्यूज होंगी, दैट इज ट्रू। हमने अभी देखा कि बाइनरी जो है वो नाम से ही पता चल रहा है, जीरो या तो वन हो सकता है। नेक्स्ट है कि इट अलाउज मल्टीपल प्रोसेसेस टू एक्सेस द क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम। नो, दिस इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट पे आते हैं कि इट डज नॉट रिक्वायर एन एक्सप्लिसिट सिंगल सिग्नल ऑपरेशन। तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे वेट और सिग्नल दोनों ऑपरेशन होते हैं, इसी वजह से ये भी करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम इज इन अ अनसेफ स्टेट इफ। तो ये क्वेश्चन आपका हमने डिस्कस किया था बैंकर्स एल्गोरिथम में, जहाँ पे सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट देखा था। तो बेसिकली इसके ऑप्शंस अगर हम देखें तो डेडलॉक हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, सो दिस इज नॉट ट्रू। बेसिकली अनसेफ स्टेट में हमारा सिस्टम कब हो सकता है? तो अनसेफ स्टेट में हम जस्ट एक प्रिडिक्शन करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो फ्यूचर में डेडलॉक में हो सकता है, बट प्रेजेंट में हमारा सिस्टम डेडलॉक में नहीं है। बट हो सकता है अगर जो सीक्वेंसेस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है अगर वो कुछ प्रिडिक्टेबल मैनर में नहीं गए, अनप्रिडिक्टेबल हो गए, तो हमारा सिस्टम जो है वो अनसेफ स्टेट में जाएगा और लेटर ऑन डेडलॉक हो जाएगा। तो इस वजह से डेडलॉक अभी ऑकर नहीं हुआ है, इसी वजह से ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी सेज कि द सिस्टम कैन पोटेंशियली एंटर ए डेडलॉक। यस, दिस इज ट्रू, कि हमारा जो सिस्टम है वो डेडलॉक में इंटर कर सकता है इन फ्यूचर, बट नॉट एट प्रेजेंट। इट इज नॉट एट प्रेजेंट इन द डेडलॉक स्टेट, it may enter. So that's why option B is the correct answer. Option C is all processes have completed execution. No, that's why option B is the correct answer. और आज का ये फ्रेंड हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज करेक्ट। सो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है कि इट कैन बी सॉल्व यूजिंग बीजी वेटिंग। ऑप्शन बी इज इट रिक्वायर्स ऑल द प्रोसेस टू एक्सेस शेयर्ड रिसोर्सेज सीक्वेंशियली एंड इट इंश्योर्स ओनली वन प्रोसेस एक्सेस शेयर्ड डेटा एट द सेम टाइम। सो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है कि इट इंश्योर्स ओनली वन प्रोसेस एक्सेस शेयर डेटा एट अ टाइम, जहां पे एक बार में शेयर्ड डेटा, शेयर्ड वेरिएबल या फिर कोई भी एक कॉमन वेरिएबल है उसको मल्टीपल प्रोसेसेस एक्सेस नहीं कर सकती, वहां पे एक ही सिंगल प्रोसेस एक्सेस कर सकता है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है यानी कि इट कैन बी सॉल्व यूजिंग बिजी वेटिंग, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। जब हम टेक्निक्स लाइक स्पिन लॉक है या फिर टेस्ट एंड सेट लॉक है, वहां पे हम बिजी वेटिंग की यूज करते हैं टू हैंडल द क्रिटिकल सेक्शंस प्रॉब्लम। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज ऑल्सो करेक्ट। सो मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। और आज का फ्रेंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि डिमांड पेजिंग इज यूज टू। सो डिमांड पेजिंग हम क्यों यूज करते हैं? First option is to load only the required pages into the memory. Option B is to reduce the memory fragmentation. Option C is to reduce the page fault from occurring. Option D is more than one of the above and last is none of the above. So इसका correct option हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, लाइक हम सिर्फ रिक्वायर्ड पेजेस जो होंगे जो सीपीयू की साइड से डिमांड की जाएगी, सिर्फ हम उसी प्रोसेसेस को सेकेंडरी मेमोरी से लेके आके मेन मेमोरी में लोड करेंगे। और नेक्स्ट है हमारा कि हमारा जो फ्रेगमेंटेशन है, लाइक जो मेमोरी
वेस्टेज हो रही है उस मेमोरी वेस्टेज को भी हम रिड्यूस कर पाएंगे, ताकि हमारा जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो भी इंक्रीज हो। इस वजह से ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मोर देन वन ऑफ द अबव। सो आई होप फ्रेंड्स कि आज हमने जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, लाइक डिमांड पेजिंग, थ्रेसिंग, उसके बाद से पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स, उसके बाद सेमाफोर, तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे ऑपरेटिंग सिस्टम के, आई होप कि विथ दीज एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज एक बार वीडियो को पीछे करके देखिएगा, और अगर फिर भी क्लियर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट में जरूर पूछिएगा। वी विल ट्राई टू रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। और आपके क्या स्कोर्स रहे आउट ऑफ दीज 20 क्वेश्चंस हमें जरूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अगेन प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल। और अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग थर्ड पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे विथ सम न्यू इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद दोस्तों।